हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मि होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर के बारे में, यानी लक्षण शरीर में लेकिन कारण दिमाग में। आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी कंडीशन जिसमें मरीज बहुत से डॉक्टर को दिखा चुका होता है, बहुत सारे रिपोर्ट्स करा चुका होता है, लेकिन कुछ भी निकल के नहीं आता है। लेकिन लक्षण जो होते हैं वो शांत नहीं होते हैं, लक्षण लगातार उसको दिखते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लक्षण होते हैं किसी एक शरीर के पार्ट के नहीं होते हैं, सारे ही शरीर के पार्ट में कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी यहाँ पे दर्द तो कभी वहां पे दर्द, इस तरह के जो लक्षण होते हैं ये देखे जाते हैं सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर में। तो सोमेटाइजेशन का मतलब हुआ कि आपका सोमेटो का मतलब होता है फिजिकल बॉडी। तो जब भी सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर का मतलब हुआ कि कहाँ कारण कहीं भी है, आपके सोमेटिक यानी आपके फिजिकल बॉडी के ऊपर लक्षण अगर दिखते हैं तो वो सोमेटाइजेशन हो जाता है। सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर के कारण क्या होते हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो जो कारण होते हैं, बहुत से लोगों के अंदर शुरुआत से ही कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, अंदरूनी मन में कुछ उथन बुथन मची रहती है। कॉन्फ्लिक्ट्स उसको बोलते हैं साइको एनालिटिक जो अप्रोच होती है, ये कहती है कि कुछ लोग होते हैं जो शुरू से ही बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स में रहते हैं, अंदर उनके दो दो माइंड चलते रहते हैं, उसके कारण उनको प्रॉब्लम होती है। या बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो प्राइमरी गेन और सेकेंडरी गेन के लिए ऐसा जिनके अंदर होता है कारण। प्राइमरी गेन का मतलब हुआ कि कुछ अगर उनको कोई ऐसा शरीर में दिक्कत बनी रहेगी तो उनको बहुत हैवी लेबर करना नहीं पड़ेगा, कुछ ऐसा बड़ा काम नहीं दिया जाएगा, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाएगी। और सेकेंडरी गेन का मतलब हुआ कि उनको जैसे एक सिक रोल होता है ना, कि कोई इंसान घर में बीमार होता है तो हम बोलते हैं ना कि हाँ भाई तुम रेस्ट कर लो, तुम कुछ मत करो। और जब हमें दिमाग में ऐसी चीजें आती हैं तो हमें लगता है कि ये चीज करने से मुझे रेस्ट मिलता है, तो मैं उसी चीज को बार बार करता हूँ। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो बॉडी होती है, हमारे अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। कभी भी कोई भी ऐसा इमोशन जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, जो सही नहीं है, मतलब एक मॉरली सही नहीं है, उसको एक्सप्रेस नहीं होने देती है हमारी बॉडी, और उसको दबाने की कोशिश में एक पनिशमेंट देती है शरीर को, जो कि आपके शरीर में किसी दर्द की तरह से एक्सप्रेस आउट होते हैं। मैं दोबारा समझाना चाहूंगी क्योंकि एक साइकोलॉजी का पॉइंट है, इसको एक बार में समझ पाना मुश्किल हो रहा होगा आपके लिए। तो अगर हमारे शरीर में कोई ऐसी चाहत आ रही है, ऐसा इमोशन आ रहा है, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, किसी भी तरह का इमोशन हो जो कि गलत है, आप किसी से एक्चुअली कह नहीं सकते उस चीज के बारे में, जो चीज आपके मन में विचार आ रहे हैं जिस तरह के, जो कि आपको लगता है कि कहने से एम्बैरेसमेंट होगी, तो हमारे बॉडी के अंदर एक ईगो मैकेनिज्म होता है, हमारे अंदर एक ईद ईगो और सुपर ईगो होता है। तो ईगो क्या करता है, हमारे अंदर की इंटीग्रिटी को बचा के रखने के लिए उस इमोशन को दबा देता है कि भाई इसको एक्सप्रेस आउट करना अच्छा नहीं है, इसको बाहर मत निकालो, ये गलत हो जाएगा, तुम्हारी रेपुटेशन का सवाल है। तो उस इमोशन को हमारा जो ईगो होता है उसको दबाने की कोशिश करता है, और उसको दबाने के कारण जो हमारा जो शरीर होता है उसके अंदर, क्योंकि इमोशन अगर बॉडी के अंदर डेवलप हो चुका है तो कहीं ना कहीं उसको एक्सप्रेस होकर के आना ही है। सो एज अ पनिशमेंट वो हमारी बॉडी में पेन की तरह आ सकता है, डिसऑर्डर की तरह आ सकता है। तो सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर के अंदर कभी भी कोई भी इमोशन जब आप दबाते हैं तो वो बाहर की तरफ निकलता है। अगर हम इसके डायग्नोसिस की बात करें तो इसके जो डायग्नोसिस होते हैं, कम से कम 2 साल तक लगातार वेग सिम्टम्स अगर आपके अंदर चल रहे हैं जो कि किसी भी इन्वेस्टिगेशंस में निकल के नहीं आ रहे हैं, तब ये सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर का एक डायग्नोसिस माना जाता है। अब क्योंकि अगर किसी भी एक बीमारी से आप ग्रसित होंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका हार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो आपको हार्ट से रिलेटेड ही इश्यूज आएंगे, अगर आपको पेट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ही आएंगी। लेकिन इस तरह की बीमारी में आपको पैरों में भी दर्द हो रहा है, पेट भी खराब हो रहा है, कभी ये वाला कंधा दर्द कर रहा है, कभी ये वाला कंधा, कभी चक्कर आ रहे हैं, इवन कई बार बेहोशी भी आ जाती है, कई बार निगलने में दिक्कत हो रही है, मतलब खाना भी नहीं निगला जा रहा है, कई बार इंसान बोल नहीं पाता है, कई बार इंसान के हाथ पांव काम करना बंद कर देते हैं, कई बार हिस्टेरिकल अटैक्स आ जाते हैं, बेहोशी एकदम जैसे लगता है कि मिर्गी का दौरा जैसा आ जाता है।
तो इतने वेग सिम्टम जिसमें पूरी ही बॉडी इन्वॉल्व है और हर सिम्टम लगातार बदल रहे हैं, कंसिस्टेंटली एक ही सिम्टम रोज पाया जा रहा, ऐसा नहीं है। आज ये तो कल वो, इस तरह के जो लक्षण होते हैं वो सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर के होते हैं। तो अगर हम इसके क्राइटेरिया की बात करें, किस तरह से क्राइटेरिया फिक्स किए गए हैं कि किस क्राइटेरिया में आपके सिम्टम्स मैच होते हैं तब आपको सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर डायग्नोस किया जाएगा। तो अगर 11 तरह के दर्द हो रहे हैं शरीर में, उसमें से 4 तरह के दर्द आपको लगातार बने हुए हैं, तब ये सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर हो सकता है। 11 तरह के दर्द यानी आपको सिर में दर्द, सीने में दर्द, पेट में दर्द, घुटनों में दर्द, कंधों में दर्द, रिलेशन बनाते समय दर्द, पीरियड्स में दर्द, इतने तरह के दर्दों में से अगर 4 तरह के दर्द आपको रहते हैं तब आप इस कैटेगरी में आते हैं। इसकी तरह से 5 डिसऑर्डर्स हैं जो पेट से संबंधित होते हैं, यानी कि नाउजिया आना, पेट खराब होना, कॉन्स्टिपेशन रहना, पेट में दर्द रहना, भूख बिल्कुल नहीं लगना, ये जो लक्षण होते हैं अगर इसमें से 4 लक्षण आपसे मिलते हैं तब आप इस कैटेगरी में आते हैं। इसी तरह से 5 सिम्टम्स सेक्सुअल सिम्टम्स हैं, इसमें से अगर एक सिम्टम आपके पास रहता है, चाहे इरेक्शन की प्रॉब्लम हो, इजैकुलेशन की प्रॉब्लम हो, या लिबिडो की कमी हो गई हो, मेंस्ट्रुअल कंप्लेंट्स, क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा हो, जो कि बहुत ही कॉमनली फीमेल्स में देखे जाते हैं, तो ये डिसऑर्डर्स के अंदर भी अगर एक सिम्टम आपसे मैच होता है तब आप इस कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा 13 ये सिम्टम्स हैं जो कि न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम है, आपको स्यूडो न्यूरो जिसको हम बोलते हैं, मतलब लक्षण सारे आपके ब्रेन संबंधी हैं लेकिन आपको कारण कोई नहीं है, इसीलिए बार बार लोग MRI कराते हैं। अब ये 13 सिम्टम्स में से अगर एक सिम्टम आपके साथ रहता है तभी भी आप इस कैटेगरी में आते हैं। वो 13 कैटेगरीज क्या होती हैं, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि लॉस ऑफ बैलेंस, चक्कर आना। लॉस ऑफ बैलेंस में इंसान सबसे पहले आप जाएगा अपना MRI कराने के लिए कि भाई मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे जरूर ब्रेन में कोई ट्यूमर हो गया है, या फिर वर्टिगो हो रहा है, खाने में तकलीफ हो रही है, सेंसेस बिल्कुल गड़बड़ हो गए हैं, आपको सामने कोई चीज नहीं वो भी दिख रही है, कोई है नहीं वो भी सुन रहा है, चीजें या तो एक दिख रही हैं या तो बिल्कुल दिखनी ही बंद हो गई हैं, चक्कर आ ही रहा है, मिर्गी का दौरा आ सकता है, या आपको छूने में कुछ चीज महसूस नहीं हो रही, बिल्कुल नम हो गई हैं, तो सारे सेंसेस गड़बड़ा जाते हैं और इस तरह के सेंसेस के गड़बड़ाने से भी सोमेटाइजेशन का एक क्राइटेरिया लिया जाता है। तो 4 2 2 1 मतलब अगर आपके 4 सिम्टम्स पेन के हो रहे हैं, 2 पेट से संबंधित प्रॉब्लम है, 1 सेक्सुअल प्रॉब्लम है और 1 न्यूरो की प्रॉब्लम है, लेकिन अगेन टेस्ट में कुछ नहीं आया ना, पेट भी टेस्ट, अब USG कराया पेट बिल्कुल ठीक है, ब्लड टेस्ट में कुछ नहीं आया, MRI में कुछ नहीं आया, तो आप इस कैटेगरी में आते हैं। कारण हमने जान लिए कि इसमें हमारा जो बॉडी होता है वो डिफेंसिव हो जाता है, बहुत ज्यादा हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करने से रोक करके हमारे अंदर, शरीर के अंदर कोई ना कोई पेन को निकाल देता है। अब ऐसा नहीं है कि इंसान को पेन होता ही नहीं, अब पेन वो फील करते हैं, पेन उनको जरूर होता है, लेकिन पेन का कारण दिमाग में होता है। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। इसके ट्रीटमेंट के लिए होम्योपैथी इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि इसके लिए ज्यादातर केसेस में कुछ मेडिसिन चलाई जाती हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए लेनी होती हैं और बहुत ज्यादा उनके साइड इफेक्ट्स भी आ सकते हैं। वेट गेन इज द मेन इशू, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो सबसे पहले जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो उनके साथ हमें एक रेपो बनानी होती है, एक थेरेपी का सेशन होता है कि जब डॉक्टर के पास पेशेंट आता है तो पेशेंट अपनी बातें जितनी भी कहना चाहे वो कह सके, क्योंकि जब हम उसकी बातों को सुनते हैं तो उसका आधा दर्द चाहता रहता है। हमें इंटरप्ट नहीं करना है जब हमारे पास पेशेंट बात कर रहा है कोई, स्पेशली इस प्रॉब्लम के साथ, क्योंकि ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि जो अपने घर से आते हैं तभी भी उनको घर वालों को भी लगता है कि फालतू के डॉक्टर के चक्कर लगा रहा है, ये इसको कुछ नहीं हुआ है, तो उसको सुनने वाला भी कई बार उनके घर में नहीं होते हैं। सो यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। तो हम उनकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, चाहते हैं कि उनके इमोशन जितने दबे पड़े हैं आज नहीं तो बचपन से, तो सारे निकल जाए। कई बार ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनके बचपन में बहुत अच्छा माहौल नहीं मिला, माता पिता में बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध नहीं थे, लड़ाइयाँ होती थी, झगड़े होते थे, या स्कूल में अच्छा उनको संबंध नहीं मिला, स्कूल में जो फ्रेंडशिप है वो नहीं आई, बुली किया गया वो। तो ऐसे चीज़ें शुरू से लेकर अभी तक जितनी भी मेन चीज़ें हुई हैं जिससे इंसान परेशान रहता है, वो हम बातें सुनते हैं उनकी और एक रेपो बनाते हैं, सो दैट कि पेशेंट को ऐसा लगे कि जब एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जब पेशेंट को लगता है कि हाँ ये डॉक्टर है जो मेरी पूरी बात सुन रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, तो पेशेंट काफ़ी हद तक बेटर हो जाता है। और कई बार हमारे पास पेशेंट यही बोलते हैं कि डॉक्टर साहब लगता है
मेरी बीमारी तो पकड़ में आ नहीं रही, मुझे पता नहीं कौन सी बीमारी होगी, लगता है मैं मर जाऊंगा। कई बार इस तरह के थॉट्स भी पेशेंट के अंदर रहते हैं, क्योंकि कोई डॉक्टर उनको जब ये बता देता है ना कि आपको कोई शरीर में कोई दिक्कत नहीं, आपके दिमाग में दिक्कत है, तो कई बार पेशेंट बुरा भी मान जाते हैं। उनको लगता है कि डॉक्टर ये क्या बोल रहा है, उसको तो कुछ पता ही नहीं है, मुझे तो सच में पेट में दर्द होता है, मुझे मेरे जो है इतना लूज मोशन होता है, डायरिया होता है, यहाँ पे दर्द होता है, वहां पे डॉक्टर को कुछ पता ही नहीं चल रहा है। बट हम धीरे धीरे करके, एक सेशन में नहीं बात बनती है, तो 2-3-4 सेशन में हम डॉक्टर पेशेंट से बात करते करते उसके साथ रेपो बनाते हैं, तो उसको समझ में आता है कि कहीं ना कहीं ये दबे हुए इमोशन का एक्सप्रेशन है जो कि आ रहा है। और इसके लिए अगर आप मॉडर्न मेडिसिन में जाएंगे तो स्ट्रॉन्ग एंटी डिप्रेसेंट्स दी जाती हैं, जो कि डिप्रेशन की तरह उनको ट्रीट किया जाता है, और हेल्प उनकी भी होती है, रिजल्ट उसमें भी मिलते हैं। लेकिन अगेन वही कि आप लंबे समय तक उसको आप नहीं कंज्यूम करें, इट विल बी बेटर फॉर यू। होम्योपैथिकली हम बहुत अच्छी मेडिसिन हैं, क्योंकि हम होम्योपैथी में साइकोथेरेपी इज ऑलवेज इन्वॉल्व। कहे अब किसी भी बीमारी के लिए आए, आपसे हम रेपो बनाते हैं, आपसे बात करते हैं, पूरी डिटेल्स लेते हैं और आपको समझाते हैं कि एक्चुअली जो आपकी प्रॉब्लम है वो एक ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसके लिए इतना ज्यादा इन्वेस्टिगेशंस कराया जाए। पेशेंट को बार बार विजिट के लिए बुलाते रहते हैं महीने में एक बार, लेकिन बहुत सारा इन्वेस्टिगेशंस नहीं कराते हैं क्योंकि जरूरत नहीं है उसकी। और उसके हिसाब से जब केस टेकिंग कंप्लीट करते हैं तो एक बेस्ट और सबसे ज्यादा सूटेबल कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का सिलेक्शन किया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कि उसको पीछे क्या कारण रहा है, फैमिली हिस्ट्री क्या कुछ बहुत बड़ी रही है, अस्थमा रहा हो, कैंसर रहा हो, सिफिलिस की हिस्ट्री रही हो, फैमिली में टीबी की हिस्ट्री रही हो, उसके हिसाब से हम दवा का चयन करते हैं। होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में बताऊं उसके पहले मैं एक केस के बारे में आपको बताना चाहती हूँ, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग केस है सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर का, जिससे आप इस बीमारी को थोड़ा और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। एक पेशेंट है मीरा करके, और वो 26 ईयर की गर्ल है, उसकी शादी होती है और शादी होने से पहले ही उसको सिर दर्द की परेशानी रहती है। जब वो स्कूल जाती है तो स्कूल से वापस आते समय उसको माइग्रेन टाइप का हेडेक रहता था। तो शादी होने के बाद उसको अचानक से 3-4 महीने के बाद से उसको अचानक से सिर दर्द हो गया। एकदम इमीडिएट उसको सिर दर्द नहीं बढ़ा, लेकिन 3-4 महीने के बाद उसका जो माइग्रेन का हेडेक था वो बढ़ गया। ये हेडेक जब बढ़ गया तो पेशेंट को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ले जाया गया, तो अगेन कुछ बड़ा इशू नहीं निकला, सारे टेस्ट करा लिए, सब कुछ ठीक था, माइग्रेन वाज जस्ट इमोशनल थिंग। तो जब वो शादी करके आई तो उसकी जो मदर इन लॉ थी, शी वांटेड कि वो घर की चीजों में पार्टिसिपेट करे, घर की चीजों को थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करे, चीजें अपनी एक्सप्रेस करे, बोले, तो लेकिन वो एडजस्ट नहीं कर पा रही थी, वहां पे एडजस्टमेंट में डिफिकल्टी आ रही थी। और इवन कई बार ऐसा हो गया कि वो अपनी सासू माँ से इतनी चिढ़ने लग गई कि वो उनसे बात तक करना नहीं चाहती थी, पूरे दिन अपने आप को बंद करके रखती थी, काम वाम तो करती थी बट ऐसा बोलने जैसा कुछ नहीं रखती थी। और उसके कारण उसका हेडेक इतना ज्यादा बढ़ गया कि अपने हस्बैंड से जब वो बात करती और हस्बैंड से बोलती कि मम्मी ने ये बोला, मम्मी ने वो बोला, काइंड ऑफ, तो उनके हस्बैंड के साथ भी उसकी जो है इमोशंस नहीं मैच हुए, उसके साथ भी उसकी लड़ाई हो गई। तो उसका जो माइग्रेन था इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसका एक दिन भी उठ करके कुछ कर पाना बहुत मुश्किल हो गया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि उसको इस माइग्रेन के तकलीफ में कोई भी पेन किलर्स भी काम नहीं आ रहे थे। और बहुत से पेशेंट्स में सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर में ये बहुत कॉमनली देखा जाता है कि पेन किलर्स बहुत कम काम करते हैं, क्योंकि फिजिकल कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, प्रॉब्लम मेंटल है, तो पेन किलर्स आर क्वाइट नॉट यूजफुल इन दिस केस। तो इस केस में भी जो हमारे पेशेंट हैं उन्होंने ऐसे कंसल्ट किया, तो उनकी पूरी जो बात बताई उन्होंने कि मेरी लाइफ एकदम बदल गई है, पहले मैं ऐसी थी, अब मुझे ऐसा करना पड़ रहा है, पहले ऐसी थी, ऐसा करना पड़ रहा है। तो काइंड ऑफ एक तरह से सारी चीजें हमने उनसे डिस्कस की, उनको एक तरीका बताया, एक रेपो बनाया पेशेंट के साथ और उसके हिसाब से उनको गाइड किया। तो चीजें काफी हद तक अब बेटर है, फ्रीक्वेंसी ऑफ माइग्रेन उतनी ज्यादा नहीं है। और जो मेडिसिन हमने इसमें दी थी वो है इग्निशिया, बहुत अच्छा इसमें इफेक्ट हमें देखने को मिला है। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। तो होम्योपैथिक मेडिसिन अगेन आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं तो आपको पता होगा कि रैंडमली हम ऐसे दवाइयों का चयन नहीं कर देते कि भाई तुम्हें ये प्रॉब्लम है तुम ये दवाई ले लो, तुम्हें ये प्रॉब्लम है तुम ये ले लो। इट्स नॉट इन दैट केस। हम क्या करते हैं कि हम पूरे केस टेकिंग करते हैं और दवाइयों का चयन करते हैं। अब इग्निशिया का सिलेक्शन इसलिए हुआ क्योंकि इग्निशिया इज अ मूडी पर्सन, उसका मूड कब से क्या हो जाए कुछ पता नहीं, अभी ऐसा तो कभी वैसा, और हमेशा डांटने पे भी उसको पेट में दर्द हो जाना, डांटने पे भी सिर दर्द हो जाना, अच्छा बिहेवियर अगर किसी ने नहीं किया, इनकेस अगर वो कोई बाहर गई हुई है, किसी फ्रेंड ने उसको देखा और इग्नोर कर दिया तो घर आएगी तो उसको पूरा बॉडी में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, पेट में दर्द, लूज मोशन, इतना ज्यादा इमोशनली वो हर्ट हो जाती है इग्निशिया लेडी। इग्निशिया के अंदर बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होते हैं,
एक्सप्रेसिव नहीं होती है, और इस तरह के पेशेंट्स के अंदर इमोशंस होते हैं बहुत ज़्यादा, शुरू से बचपन से ही वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं रही है, तो वहाँ पर विनीशिया देते हैं। बिल्कुल इसी की जो क्रॉनिक मेडिसिन होती है वो है नाट्रीम्यूर। नाट्रीम्यूर हम देते हैं ऐसे केसेस में जहां पर जो प्रॉब्लम है बहुत पुरानी रही हो, इशू बहुत पुराना रहा हो, इफेक्ट अभी तक दे रहा हो, चीज अभी तक भूली नहीं हो, मे बी वो हार्ट ब्रेक रहा हो या डेथ ऑफ एनी लव्ड वन रहा हो। तो इसमें पेशेंट जो है अपने इमोशंस को किसी के सामने नहीं शो करता है, अपने आप जाएगा, रो लेगा, जो भी इशू होगा वो कर लेगा, और बाहर आएगा तो बिल्कुल नॉर्मल दिखेगा लेकिन होगा नहीं। तो जो नाट्रीम्यूर के पेशेंट्स होते हैं वो दे आर वेरी इमोशनली ब्लैंक रहते हैं, आपको शो नहीं करेंगे वो। इवन आप उनको देखेंगे तो आप पता नहीं लग पाएगा कि ये इनको कुछ प्रॉब्लम भी है, और उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं कि उनकी प्रॉब्लम को कोई पूछे कि भाई तुझे क्या हुआ है। वो बहुत चिढ़ जाएंगे, वो बिल्कुल बोलेंगे मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मुझसे ऐसे क्यों पूछ रहे हो। तो ये नाट्रीम्यूर के केसेस में दिया जाता है। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा, बहुत इफेक्टिव है, जो है वलेरियाना। मैं वलेरियाना को अपनी क्लिनिक में बहुत अच्छे से यूज करती हूँ, और फीमेल्स के केसेस में बहुत अच्छा काम करती है। उन महिलाओं को जिनको लगता है कि मेरा जो पेट है, यहाँ पेट में गैस का गोला बनता है, गोला बनते बनते यहाँ पे आता है और यहाँ पे आके अटक जाता है, जिससे मैं ना तो कुछ पानी पी पाती हूँ, ना कुछ सलाइवा को निगल पाती हूँ। ऐसे बहुत तकलीफ होती है मुझे यहाँ पे, और थोड़ा सा डकार वकार निकल जाती है तो मुझे अच्छा लगता है। ये जो सिम्टम्स होते हैं वलेरियाना के लिए बहुत परफेक्ट सिम्टम्स हैं, जिसको हम ग्लोबस हिस्टेरिकस बोलते हैं। असफेटिडा यानी हींग से बनी हुई दवा में भी ये लक्षण देखे जाते हैं। तो ये 3 दवाइयां हैं जो बेसिकली हम इसमें देते हैं। बहुत सारी और दवाइयां हैं जैसे एनाकार्डियम है, कैनबिस सटाइवा है, कॉफिया क्रूडा है। ये भी दवाइयां हैं जो ऐसे केसेस में दी जाती हैं। डिपेंड करता है कि आपके सिम्टम्स क्या हैं और उसके हिसाब से इसका सिलेक्शन किया जाता है। तो होम्योपैथिकली आप अपने सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट ले सकते हैं, बहुत इफेक्टिव है। सबसे अच्छी बात है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उसका कोई एडिक्शन नहीं होता है। अगर आप मेरे साथ अपना जूम या फोन कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर 7017991940 पर व्हाट्सएप करके आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी मैं ऐसे हेल्थ रिलेटेड रील्स डालती रहती हूँ। विशिंग अ वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।